नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवाशीष और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिवाशीष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और दोस्तों उनसे रिलेटेड फैक्ट भी जानेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस में जो ये मीथेन है इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो इसे शुष्क बर्फ का कहा जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम बात करें तो ये जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और दोस्तों ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है, वायुमंडल के समताप मंडल में। ठीक है दोस्तों, आपको अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ज़्यादा कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, कहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है रेफ्रिजरेटरों में, यानी फ्रिजों में। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में 3 तत्व मौजूद होते हैं। एक होता है क्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा होता है कार्बन। ये 3 तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन में मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है। तो दोस्तों, कौन सा ऐसा जीवाणु है जो मानव के आंत में पाया जाता है, तो ये है एसररीशिया कोलाई। एसररीशिया कोलाई जो है ये मानव के आंत में पाया जाता है। दोस्तों, आंत से रिलेटेड कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन संपन्न कहाँ पर होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। ठीक है, और भोजन का प्रारंभ कहाँ से शुरू होती है, तो ये होती है मुंह से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता कौन है। तो जो ये लिंग संलग्न वंशागति हैं इसके खोजकर्ता कौन है, तो मार्गन जो है ये इनके खोजकर्ता हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लैंड स्टीनर की, तो लैंड स्टीनर जो है ये रक्त परिवर्तन और रक्त ट्रांसफ्यूजन के खोज किए थे इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों, फुहारा जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है फुहारा। अगर हम बात करते हैं न्यूटन के सिद्धांत की, तो दोस्तों न्यूटन के जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों केशिका सिद्धांत, यहाँ कोशिका नहीं है, केशिका सिद्धांत पर ये जो है, इस सिद्धांत की वजह से क्या होता है दोस्तों कि जो लालटेन होता है उसकी बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, वह केशिका सिद्धांत की वजह से ही ऐसा हो पाता है। इसका और एक एग्जांपल है दोस्तों कि जैसे ब्लॉटिंग पेपर होती है उसमें स्याही का सूखना भी केशिकत्व के कारण ही होता है, केशिकत्व सिद्धांत के कारण ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था। तो दोस्तों, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था, तो ये गिराया गया था हिरोशिमा में, जो जापान की एक शहर है। दोस्तों, आपको मालूम है कि परमाणु बम को सबसे पहले बनाया कब गया था, तो ये 1945 ईस्वी में ही बनाया गया था और इसे हिरोशिमा में गिराया गया था। इसी वर्ष 6 अगस्त को 1945 को इसे गिराया गया था। और दूसरी बात, जापान के ही एक दूसरे शहर नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम जो है यह किस अभिक्रिया पे आधारित होती है, तो ये नाभिकीय विखंडन पे आधारित होती है परमाणु बम। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बम की, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है हाइड्रोजन बम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस यौगिक में आयनिक बंध नहीं है। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यौगिक है जो आयनिक बंध नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मीथेन। और दोस्तों, मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड जो है ये दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की, तो कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पदार्थ विटामिन के उपापचय में अप्रभावित रहता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि एंटी विटामिन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध खट्टा होने का कारण क्या होता है? दोस्तों आपको बताना है कि दूध अगर खट्टा होता है वह किसकी वजह से खट्टा हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बैक्टीरिया। दूध में बैक्टीरिया मौजूद हो जाते हैं, इस वजह से दूध खट्टा हो जाता है। दोस्तों आपको मालूम है कि कौन सी बैक्टीरिया होती है? तो इस बैक्टीरिया का नाम होता है एसिडाइलैक्टिसाई। ठीक है। इस बैक्टीरिया का नाम एसिडाइलैक्टिसाई बैक्टीरिया होती है, जिसकी वजह से दूध खट्टा हो जाता है। दोस्तों एक प्रश्न और बनता है दूध से रिलेटेड कि दूध की शुद्धता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, श्वेत प्लेग का अन्य नाम क्या है? तो श्वेत प्लेग जो है इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो ये है क्षय रोग, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है दोस्तों। और ट्यूबरक्लोसिस जो है यह कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होती है, कौन सी जीवाणु की वजह से? तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की वजह से टीबी जैसी रोग होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो दोस्तों क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑप्शन सी यानी कि 2, 8 और 7। दोस्तों आपको मालूम है कि क्लोरीन को Cl से डिनोट किया जाता है और परमाणु क्रमांक होता है 17। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, किस कार्य के लिए सीवी रमन को पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों किस कार्य के लिए मिला था? तो ये रामन प्रभाव के लिए सीवी रमन को पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे कि टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टाइटेनियम ऑक्साइड जो है इसका उपयोग किया जाता है डाटा स्टोरेज में, फेस पाउडर में और वाइट पेंट में, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, नाइट्रस को नाइट्रोजन में परिवर्तित कौन करता है? तो नाइट्रस को नाइट्रोजन में परिवर्तित राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, किसकी कमी से त्वचा प्रभावित होती है? तो दोस्तों किसकी वजह से त्वचा प्रभावित होती है? तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, यानी कि राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरिडोक्सिन और पेंटोथेनिक अम्ल। दोस्तों ये सारे विटामिन के रासायनिक नाम हैं। आपको बताता हूँ ये कौन कौन से विटामिन है। राइबोफ्लेविन जो है दोस्तों ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है, राइबोफ्लेविन। नियासिन की अगर हम बात करें तो नियासिन जो है ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। पाइरिडोक्सिन जो है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। और पेंटोथेनिक अम्ल जो है ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं, त्वचा जो है ये सबसे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। त्वचा के बारे में मैंने एक फैक्ट आपको बताया। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। और दोस्तों दूध में जो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है वह किसके दूध में पाया जाता है? तो भैंस के दूध में पाया जाता है। और कैसीन प्रोटीन की वजह से भैंस का दूध सफ़ेद नज़र आता है। लेकिन दोस्तों गाय का दूध जो होता है उसमें पीलापन हल्का दिखता है, वह कैरोटीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। और दोस्तों दूध से रिलेटेड एक और यंत्र जो है जिसकी मदद से दूध की शुद्धता को मापा जाता है वह है लैक्टोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव मस्तिष्क में मुख्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क में मुख्य भाग कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम को दोस्तों हम प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, या हम कहें कि प्रमस्तिष्क भी कहते हैं इसे। और दोस्तों मस्तिष्क से जुड़े एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ये होता है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। ठीक है। दोस्तों मस्तिष्क में जो सबसे छोटा ग्रंथि होता है उस ग्रंथि का नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि उस ग्रंथि का नाम है, जिसका अन्य नाम भी है पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि।
दोस्तों पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के ही नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपको मालूम है कि पीयूष ग्रंथि जो होता है उसका आकार एक मटर के दाने के समान होता है और जिसका वजन होता है 0.5 ग्राम का। दोस्तों मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो दोस्तों क्रेब्स चक्र जो है इसमें किसका संश्लेषण होता है? तो ये होता है पायरुविक अम्ल का। पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लैक्टिक अम्ल की, तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध में पाया जाता है और इसी की वजह से खट्टा हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, थ्रोम्बोसाइट का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों थ्रोम्बोसाइट का अन्य नाम क्या है? प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स जो है ये रक्त का ही एक प्रकार है। एक्चुअली दोस्तों ये तीनों जो हैं ये रक्त के प्रकार हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स। आरबीसी की अगर हम बात करें तो इसका पूरा रूप होता है रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ। ठीक है, और दोस्तों आरबीसी का ये रासायनिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट और इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का, तो इसका पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रुधिर कण और इसका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन का। और इसका भी निर्माण होता है अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में। ठीक है, और प्लेटिलेट्स का जैसा हमने बताया थ्रोम्बोसाइट इसका रासायनिक नाम होता है। और दोस्तों रक्त का जो लाल होता है, हमारा रक्त लाल होता है, वह किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारा रक्त लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, और हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो रक्त बॉडी के वजन का 7% हमारे शरीर में रक्त होती है। ठीक है, और दोस्तों आपको मालूम है कि रक्त चाप कितना होता है एक सामान्य मनुष्य का? तो 120/80 mmHg होता है एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट कौन सा है? तो दोस्तों गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट कौन सा है? तो ये है नेफ्रॉन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है न्यूरॉन। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं पित्त की, तो पित्त जो है यह यकृत के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पित्त यकृत के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और पित्त स्टोर कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में स्टोर होता है। दोस्तों हमने बात की यकृत की, तो यकृत हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, और शरीर के सबसे बड़ा अंग बाहरी में कौन सा होता है? तो त्वचा हमारे शरीर के बाहर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों नेफ्रॉन के अध्ययन का, यानी कि नेफ्रॉन जो है यानी कि गुर्दे का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? तो ये नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का था यह हमारा 20 प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।